नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। हाथरस कांड पर मचे शोर, सियासत और साजिश के बीच फंसी सच्चाई को देश के सामने लाने के लिए न्यूज़ 18 के अंडर कवर रिपोर्टर की टीम हाथरस पहुंची। ग्राउंड जीरो पर जब हमारी पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि इस मामले की परतें तो बहुत गहरी हैं। इसमें छिपी सच्चाई को सामने लाने के लिए हमारी टीम इस कांड से जुड़े उन किरदारों से मिली जो वारदात के बाद से ही इससे जुड़े हुए थे। इन किरदारों ने न्यूज़ 18 के कैमरे पर जो बताया वो एक ऐसा सच है जो हाथरस कांड को शीशे की तरह साफ कर देगा। यानी अरुण ये ऐसी सच्चाई खोलकर सामने रख देगा जिससे एक एक जो परतें हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगी और ये खुलासा होगा 4:45 पर। कह रही हैं आप, और आज जो खुलासा न्यूज़ 18 इंडिया करने वाला है वो बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि अभी तक वो सच सामने नहीं आया। जो पिछले कई दिनों से जो दिखाया जा रहा था वो सच अभी तक सामने नहीं आ पाया है। अगर हम बात करें इस पूरे मामले की तो 14 सितंबर को जो पहली शिकायत लड़की की तरफ से की गई थी थाने में, और उसके बाद से कई बार वो शिकायत जो है बदली भी गई और उसमें बहुत से पॉलिटिकल लोग भी आ गए इसमें और इस मामले को पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज कर दिया गया। लेकिन जो सच सामने आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। और न्यूज़ 18 इंडिया की खुफिया टीम जब जा करके वहां पर जब पड़ताल की है तो उसमें बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है और आज शाम 4:45 पर उसका खुलासा किया जाएगा। और सभी दर्शकों के लिए, खासतौर पे न्यूज़ 18 इंडिया के जो दर्शक हैं उनके लिए देखना ये बहुत जरूरी है जो आज खुलासा होने जा रहा है। जी तो हाथरस में हिंसा की साजिश से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यूपी पुलिस के मुताबिक हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश के लिए 1-2 करोड़ नहीं 100 करोड़ से ज्यादा रुपयों की फंडिंग की गई। यूपी पुलिस के मुताबिक इनमें 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से आए। यूपी पुलिस का यह भी दावा कि हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग किए जाने के सबूत भी मिल चुके हैं और उन्हीं सबूतों के हिसाब से फिलहाल जांच आगे बढ़ रही है कि इसके तार, इसके कनेक्शन कहां-कहां जुड़े हो सकते हैं। कुछ खास सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अमित सिंह हाथरस से इस वक्त हैं, अजीत नोएडा से इस वक्त हैं। जल्दी से रुक पहले अमित का, यानी अमित एक एक कर परत जो है वो सामने खुलकर आ रही है और इसी के साथ साथ जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि 100 करोड़ की फंडिंग हुई थी। अमित, शायद अमित तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अजीत, यही सवाल मेरा आपसे। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, हाथरस में दंगा फैलाने की जो साजिश थी, पूरे यूपी में हिंसा फैलाने की साजिश थी। 1-2 नहीं 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई और बाकायदा जो जांच एजेंसियां हैं, जो यूपी पुलिस है, उसको बाकायदा इस बारे में पूरे सबूत मिले हैं, खाते नंबर मिले हैं और अकेले मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए फंडिंग की गई। तो जो जांच का दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से लगातार न्यूज़ 18 इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि आखिर सच क्या है हाथरस का और इसके पीछे कौन से लोग थे, आखिर क्या वजह थी। तो SIT की भी जाँच उसी दिशा में बढ़ रही जिस दिशा में हम दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर सच क्या है। निश्चित तौर पर 100 करोड़ की फंडिंग कोई छोटा फंड नहीं होता। जो वेबसाइटें पकड़ी गई, 1 दर्जन FIR दर्ज किए गए, 6 से 7 लोग गिरफ्तार किए गए। जो सिमी PFI और FD-PFI जो संपर्क रखते थे उनके आतंकी संगठनों से बात हो रही थी, उनकी खाड़ी देशों से बात हो रही थी। वेबसाइट पर आपत्तिजनक पोस्टर, भड़काऊ भाषण, एक कैंपेन चलाया जा रहा था। तो ऐसी 10 से 12 वेबसाइटों को भी जांच एजेंसियों ने ट्रेस किया, उस दिशा में जांच आगे बढ़ी। तो दूसरी तरफ SIT को 10 दिन का अतिरिक्त मौका दिया गया क्योंकि SIT की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि अभी और कुछ बाकी है। कई सारे ऐसे ताले हैं जिसकी चाबियां खोलनी है, उस तालों को खोलना है जिससे सारे जो राज है उसका पर्दाफाश हो सके। तो कहीं ना कहीं अब जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने पूरे जो एक तरीके से कहा जाए उनकी जो पूरी टीम है वो लगातार काम करती जा रही है। हाथरस में SIT की टीम, जो चंद्रप्रकाश हैं DIG हाथ उसके SIT के, इसके साथ ही जो भगवान स्वरूप हैं, सचिव गृह हैं, जो एक और IPS हैं, तीनों लोग वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, आज भी बातचीत कर रहे हैं। नार्को टेस्ट की बात हो रही है। सरकार की तरफ से कहा गया कि हम हर तरीके से जाँच कराने के लिए तैयार हैं। निगरानी में अगर सुप्रीम कोर्ट की जज चाहें तो वो अपनी निगरानी में CBI जांच करा सकते हैं। तो एक एक तार को साफ किया
जा रहा है और न्यूज़ 18 इंडिया यही सबको बता रहा है, दर्शकों को बता रहा है कि आखिर सच क्या है हाथरस का। और बड़ा टेरर फंडिंग, इलाहाबाद की बात करें, हाथरस की बात करें, बनारस की बात करें, आगरा की बात करें, लखनऊ दिल्ली की बात करें, यहाँ हिंसा फैलाने की जो साजिश थी वो खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया। और अब जो फंडिंग की बात आ रही, 100 करोड़, 50 करोड़ अकेला मॉरिशस से, कई सारे देश है जो खाड़ी देश है, वहां से क्या कितना धनराशि है। आप देखिए जो खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं, हमें तो उससे दिख रहा है कि 100 करोड़, 1-2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ की बात नहीं है, 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की खबरें सामने आ रही है और सबूत है यूपी पुलिस के पास। जी बिल्कुल अर्पिता, सबूत है यूपी पुलिस के पास कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ सरकार को पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसके पीछे एक गहरी साजिश रची गई है और जिस तरीके से अब ईडी की एंट्री हुई है इस पूरे मामले में, ईडी की एंट्री आपको बता दें कि दिल्ली में जब सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था उस वक्त भी हुआ था और ईडी ने ही तमाम जो सोर्स थे, तमाम जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला बनता था उसको उजागर किया। तो जाहिर तौर पर जब एक बार फिर ईडी की इसमें एंट्री हुई है और ईडी जो है बाहरी एजेंसियों से भी इस बारे में पता लगाएगी, से जानकारी मांगेगी, क्योंकि जिस तरीके से मामला आ रहा है, सामने आ रहा है कि मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ था, तो अब जाहिर तौर पे जो है ईडी जो है इस पूरे मामले को खंगालेगी और जिस तरीके से वेबसाइट के जरिए फंडिंग करने का ये पूरा मामला सामने आया है और उसके बाद जो बातें कही गई है कि जांच एजेंसियों के द्वारा, वो साफ इस ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर दिखता है। क्योंकि जब आज सुबह हमारी गाँव वालों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि जातिवाद यहाँ पर हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है और गांव वालों का साफ साफ कहना है और जांच एजेंसियों ने इसी बात को तकरीबन 2 दिन पहले कह दिया था। जी ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18.com पर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हाथरस मामले से जुड़ी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर हलफनामा मांगा है। इससे पहले यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में दावा किया कि हाथरस की घटना के मुद्दे पर यूपी में दंगा फैलाने की साजिश रची गई थी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो हाथरस केस की सीबीआई जांच पर नजर रखे, जिससे जल्द ही असलियत सबके सामने आ जाए। हाथरस केस में यूपी सरकार का हलफनामा। यूपी में दंगे भड़काने की साजिश का आरोप। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का बड़ा बयान। और 29-30 सितंबर को माहौल बिगाड़ने की साजिश का आरोप। सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर है हाथरस केस से जुड़ी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अब तक की जांच से जुड़ा हलफनामा दायर किया है, जिस मामले में जांच के लिए यूपी पुलिस और अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे थे। उसी हाथरस मामले को उछालने के पीछे यूपी में दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में सीधे सीधे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर दंगा भड़काने की साजिश का दावा किया गया है। यूपी सरकार ने हाथरस मामले में पीड़ित लड़की को इंसाफ के नाम पर बनाई गई वेबसाइट का भी हवाला दिया है, जिसमें एक साथ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर लोगों को भड़काने की साजिश का आरोप लगाया गया है। ये दंगे भड़काने की, सरकार को डिस्टेबलाइज, सरकार को गिराने की ये पूरी की पूरी चली है। राजनीतिक एक आड़ में आप कार्य कर रहे हैं और सरकार को गिराना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसका पर्दाफाश हुआ है। अब सरकार ने जो भी चीजें थी दस्तावेज के साथ सुप्रीम कोर्ट में दिया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोगों ने इसमें षड्यंत्रकारी थे उन पर कार्रवाई जरूर होगी। न्यूज 18 के पास उस वेबसाइट की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिनमें हाथरस पर लोगों को भड़काने के लिए अलग अलग शहरों में इकट्ठा करने का आरोप पुख्ता नजर आ रहा है। 30 अक्टूबर को 11 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होना था। 4 अक्टूबर को 4 बजे इंडिया गेट पर इकट्ठा होना था। 3 अक्टूबर को 3 बजे कोलकाता में पार्क सर्कस पर आना था। 3 अक्टूबर 12 बजे अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से मार्च निकालना था। 4 अक्टूबर 5:30 बजे सूरत में वीआईपी रोड पर इकट्ठा होना था। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि इस वेबसाइट से लोगों को जोड़कर नई दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और
गुजरात तक लोगों को भड़काकर दंगा फैलाने की साजिश का पूरा प्लान तैयार था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने पीएफआई की इस साजिश को नाकाम कर दिया। जिस मुद्दे को कानून व्यवस्था से जोड़कर उठाया जा रहा था, दरअसल उसी मुद्दे के सहारे यूपी के हालात बिगाड़ने का इंतजाम कर लिया गया था। हलफनामे के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार लगातार हाथरस से जुड़े घटनाक्रम पर नजर रखे हुई थी। जब दिल्ली में हाथरस केस की पीड़ित की मौत हुई, तब दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया था और कुछ लोगों ने हाथरस में भी माहौल खराब करने की कोशिश शुरू कर दी थी। 20 सितंबर को हाथरस में दंगे की थी साजिश। जाति धर्म के नाम पर भड़काने की थी साजिश। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों को इकट्ठा होने से रोका। कुछ लोगों ने पीड़ित के परिवार को भड़काया। परिवार को अंतिम संस्कार के खिलाफ भड़काने की कोशिश। हलफनामे में सबसे बड़ी खबर पीड़िता के अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई है। कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि बगैर पीड़ित परिवार की मर्जी के पीड़िता का अंतिम संस्कार करवा दिया गया, लेकिन सरकार ने हलफनामे में साफ कर दिया है कि परिवार की सहमति के बाद ही पीड़िता का अंतिम संस्कार करवाया गया। परिवार की सहमति से हुआ अंतिम संस्कार। शव को देर तक नहीं रख सकने की दलील। पोस्टमार्टम के 20 घंटे बीत चुके थे। परिवार की मौजूदगी में हुआ अंतिम संस्कार। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रात में अंतिम संस्कार किया गया। हलफनामे के मुताबिक यूपी सरकार ने समय रहते इस साजिश का भंडाफोड़ कर दिया, क्योंकि हाथरस मामले में इंसाफ के नाम पर वेबसाइट में जिस तरह की बातें कही गई थी, वो सीधे किसी बड़े दंगे की साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। किसी भी घटना से पहले प्लान करें, दंगा करने की जगह की पहचान करें, जरूरत पड़ने पर कहां छिपना है पहले से तय करें, पुलिस की कार्रवाई का वीडियो बनाएं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले में सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को 3 और हलफनामे दायर करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का पहला आदेश, पीड़ित परिवार को किस तरह की सुरक्षा दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा आदेश, क्या पीड़ित परिवार ने कोई वकील तय किया है जो उनकी तरफ से कानूनी कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट का तीसरा आदेश, इलाहाबाद हाई कोर्ट में किस तरह मामला लंबित है, याचिका की स्थिति क्या है, सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कर सकता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में हाथरस मामले में सुनवाई चल रही थी, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार के घर पर 24 घंटे बड़ी संख्या में पीएसी के जवान के साथ एक डीएसपी रैंक का अधिकारी भी तैनात है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा के सभी जो है इंतजाम पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं और उनके घर की सुरक्षार्थ 1.5 सेक्शन पीएसी परमानेंटली वहां पे कैंप कर रही है। मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार हाथरस मामले में अब कोई चूक नहीं करना चाहती है। शायद इसलिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो सीबीआई की जांच खुद ही सुपरवाइज करे, जिससे हाथरस की सच्चाई जल्द से जल्द लोगों के सामने आ सके। हमारी टीम हाथरस मामले से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रही है। हाथरस पहुंची न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने पीड़ित परिवार से बातचीत की। बातचीत में पीड़ित के पिता ने इंसाफ की मांग की। उन्हें पीड़िता के पिता, हम सीधे इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, जो एसआईटी जांच कर रही थी, अब उसका समय सीमा बढ़ा दिया गया, 10 दिन के लिए उसका समय सीमा कर दिया गया, यानी 10 दिन में वो अपना फाइनल रिपोर्ट दायर करेगी। अब ये कि वो सही जांच करके क्या कहते हैं वो करे। हमें तो क्या कहते हैं उम्मीद है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, बेटी को इंसाफ चाहिए। लगातार जो है एक दूसरा गुट जो गांव में है वो पंचायत कर रहा है, कह रहा है कि आप सीबीआई जांच से भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, नार्को से पीछे हट रहे हैं। हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें कछु ना चाहिए, तो हमें तो बेटी को इंसाफ चाहिए। हम जा चीज़ पे कछु ना बोल सकते। हम तो क्या कहते हैं, हमें बेटी को जो क्या कहते हैं करो है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए हमें।
हमारा सरकार तो यही उम्मीद है कि क्या कहते हैं हमें इंसाफ दे। एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है आपसे, क्या क्या पूछा उसने, क्या सिलसिलेवार तरीके से पूछा अभी तक? जो हमारी क्या कहते हैं बेटी के संग में जो अत्याचार हो का है वो हमने बताई उन्हें, और हमें इंसाफ चाहिए, हमें तो जी वो है, हम और कुछ ना बोल सकते। जो गांव का एक गुट है जो लगातार पंचायत कर रहा है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हम कुछ ना कह वो चाहेंगे। किसी तरीके से जिस तरीके से पहले आपको धमकी वगैरह मिल रही थी, अब क्या कोई धमकी वगैरह मिल रही है? ना, अब तो प्रशासन हमारे क्या कहते हैं वहाँ में हमें सुरक्षा है पूरी अच्छी तरह से, हमें ऐसे कोई गुनाह नहीं। अब यहाँ पर पुलिस फोर्स हमेशा रह रही है, आप देख रहे हैं सामने भी वहाँ पर बैरिकेडिंग वगैरह कर दिया गया है, जो लोग आपसे मिलने आ रहे हैं उनका नाम वगैरह भी लिखा जाए, उन्होंने सुरक्षा पूरी है। हाँ, सुरक्षा पूरी है, वो सब क्या कहते हैं, अब तो हमें थोड़ा सा महसूस है रो के क्या कहते हैं हमें, मतलब वो सुरक्षा मिल रही है पूरी। तो एसआईटी ने पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपसे पूछ लिया है कि उस दिन के बाद 14 तारीख के बाद क्या क्या हुआ, कैसे हुआ? हाँ, हम लोगों ने बताई है कि जैसे क्या कहते हैं हमारे साथ में घटना घटी है वह हिसाब से हमने बताई है। इस वक्त जो है यूपी पुलिस पीड़िता के गांव में पीड़िता के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सब के साथ मौजूद है, उनकी सुरक्षा में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये पीड़िता की भाभी हैं और ये महिला पुलिस हैं जो कि लगाई गई हैं इनकी भाभी की सुरक्षा के लिए। इनकी भाभी कहीं भी जाएंगी पीड़िता की तो उनके साथ ये जाएंगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो एसआईटी की टीम जाँच कर रही थी वो आपके क्या क्या सवाल पूछी थी? जो कुछ हुआ है, घटना घटी है, उसी के बारे में पूछा उन्होंने, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब। आपको पता है जो 60 दिन था कि एसआईटी टीम को 7 दिन में अपना जवाब दायर करना है, अब उसका समय सीमा बढ़ा के 10 दिन कर दिया गया है। ये मेरे को नहीं मालूम। ये जानकारी है आपको कि गांव का जो एक गुट है लगातार पंचायत कर रहा है, लगातार ये कह रहा है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं अब उनके पक्ष में ये वो लोग कह रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग सीबीआई जांच से नार्को से क्यों भाग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। जो पंचायत में होगा वो चीज़ थोड़ी वो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना, जो कोर्ट से ऑर्डर होगा वो सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जो कोर्ट से ऑर्डर होगा उसी पे, तो नार्को टेस्ट के लिए भी आप लोग कोर्ट में जाएंगे? हाँ, अगर ऐसा कुछ वहाँ से ऑर्डर मिलता है तो हम लोग राजी हैं, और पंचायत वाली कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। ये आपको क्यों लगता है कि ये जो पंचायत हो रही है आप लोग के विरोध में? इससे पहले भी क्या पंचायत हुई थी? अब जब मतलब हमारे घर पे इतना सब कुछ हुआ तब तो कोई भी नहीं आया, किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। आप कहाँ से सवाल उठ रहे हैं, क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है हम लोगों के साथ में? आप लोगों की मांग क्या है? कुछ भी मांग नहीं है, हम लोगों को न्याय चाहिए बस। गांव के लोगों ने न्यूज़ 18 को बताया कि हाथरस में आखिरकार हुआ क्या था। हमारे साथ यहाँ पर गांव के कुछ लोग हैं, सीधे हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए, ये जो मामला सामने आया है पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म का, ये आपके संज्ञान में क्या कब आया, क्या लगा आपको? पंचायत भी हो रही है क्योंकि इस मामले में गांव का एक गुट पूरी तरीके से अलग है। ये तो 8 दिन बाद आया है, 8-10 दिन बाद। पहले तो एक के नाम FIR थी, संदीप, गला दबाने की बस, और ये रेप वगैरह का तो ये 8-10 दिन बाद आया है। मगर है गलत, टोटल फर्जी है ये। इसी वजह से पंचायत वगैरह सब हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, इसी वजह से हो रही है ये पंचायत, क्योंकि निर्दोष फंसाए जा रहे हैं ना, इस वजह से हो रही है ये पंचायत। तो अब आप लोगों की क्या मांग है? न्याय हो बस, लीगल जो न्याय है वो हो जाए, CBI कराए, नार्को टेस्ट हो जाए, हो जाएगा दूध में दूध, पानी का पानी। योगी सरकार ने तो CBI जांच की सिफारिश कर दी है, सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट दायर करके कह दिया है कि CBI जांच चाहती है, नार्को टेस्ट की भी बात कह रही है। हाँ, तो बढ़िया है, ये टेस्टिंग होनी जरूरी है, जब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि ये केस टोटल फर्जी डला हुआ है। हाथरस केस में इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस केस की जांच के लिए बनाई गई SIT को रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का वक्त और दिया गया है, जिसके बाद टीम एक बार फिर पीड़ित के गांव में पहुंच गई है। SIT को आज ही हाथरस केस पर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन SIT ने बताया कि उनकी जांच का दायरा बढ़ गया है, और इसके बाद प्रमुख सचिव गृह ने CM योगी के आदेश पर SIT को 10 दिन का और वक्त दिया है।
एसआईटी को और वक्त दिए जाने के बाद ये माना जा रहा है कि जांच टीम को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिसमें मामला दरिंदगी और हत्या के अलावा कुछ और भी निकल सकता है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। अजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, जो ये वक्त और मांगा गया है एसआईटी टीम की तरफ से, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, जो एसआईटी की तरफ से वक्त मांगा गया है उसमें साफ तौर पर उसके पीछे यही वजह है कि एसआईटी का साफ तौर पर ये कहना है, जो हमारे पास जानकारी है, जो अधिकारियों से बात की गई, उनका कहना है कि अभी इस घटना में बहुत कुछ बाकी हो, चाहे कॉल डिटेल्स की बात हो, जो सीडीआर की बात हो, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ताले हैं जिसकी चाबियाँ एसआईटी के पास मौजूद हैं, सिर्फ वो खोल कर तहकीकात करना चाहते हैं। तो जो घटना हुई है उसको जाँच का दायरा इसीलिए बढ़ाया गया है। अनुरोध किया गया था एसआईटी टीम की तरफ से प्रमुख गृह से, सीएम से, कि हमें और जाँच के लिए वक्त चाहिए। तो जो चंद्र प्रकाश हैं, डीआईजी एसआईटी के हैं, जो सचिव गृह हैं, भगवान स्वरूप जो एसआईटी के मुखिया हैं, उनकी तरफ से बात जो हमारी बात हुई थी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अभी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसकी जांच हम कर रहे हैं। वो चाहे फंडिंग का मामला हो, वेबसाइट का मामला हो, हाथरस में किस तरीके से साजिश करने की बात हो, एसआईटी चाहती है कि हर बिंदु पर वो जाँच कर ले, क्योंकि जब मुख्यमंत्री के सामने ये रिपोर्ट जाएगी तो एक एक बिंदु पर मुख्यमंत्री डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर कार्रवाई की बात की जाएगी। तो निश्चित तौर पर एसआईटी ने इसीलिए जो 10 दिन का वक्त मांगा है कि उन सभी जो पेच है, उन पेचों को सुलझाने की कोशिश इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर हाथरस केस से जुड़ी हुई। हाथरस केस में जांच कर रही एसआईटी को फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का वक्त और दे दिया गया है। और अब तक खबर थी कि एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और आज ही सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी जानी है। लेकिन अब एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ा है और सीएम योगी के निर्देश पर एसआईटी को 10 दिन का समय और दे दिया गया है। हाथरस मामले में सीएम योगी ने एसआईटी को जांच के आदेश देते हुए 3 सदस्यों की टीम बनाई थी, जिसमें गृह सचिव भगवान स्वरूप, डीआईजी चंद्र प्रकाश और एसपी पूनम शामिल हैं। एसआईटी ने अब तक जांच के लिए पीड़ित के गांव का दौरा कर पीड़ित परिवार से बातचीत की है। आज भी वो लोग पहुंचे हैं और उनसे पूछताछ हो रही है, क्योंकि 10 दिन अभी एसआईटी को और जांच करनी है। इस वक्त की सबसे अहम खबर, हाथरस केस में एसआईटी की जांच का समय बढ़ा। एसआईटी की जांच के लिए 10 दिन और मिले। एसआईटी आज सीएम योगी को नहीं सौंपेगी रिपोर्ट। एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ाया गया। हाथरस केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम खबर, केस की जांच में जुटी एसआईटी को जांच पूरी करने के लिए 10 दिन का समय और दे दिया गया है। यानी एसआईटी आज सीएम योगी को केस की जांच रिपोर्ट नहीं सौंपेगी, बल्कि 10 दिन और इस मामले की जांच का समय बढ़ा दिया गया है। एसआईटी की जांच का समय बढ़ाने का मतलब यह है कि इस मामले में एसआईटी की टीम को कुछ अहम जानकारियां मिली हैं। केस की जांच के लिए एसआईटी टीम को इस केस से जुड़े कुछ अहम सुराग मिले हैं। इन सुरागों से लगता है कि मामला रंजिश का भी हो सकता है। जांच कर रही एजेंसी को कुछ कॉल डिटेल्स मिली हैं। इन कॉल डिटेल्स के मुताबिक आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच अक्सर बातचीत होती थी। नए सुराग मिलने के बाद ही सरकार ने जांच का समय बढ़ा दिया है। मामले की निष्पक्षता से जांच के लिए एसआईटी को 10 दिन और दिए गए हैं। यूपी के छोटे शहर हाथरस में पिछले कुछ दिनों से गहमा गहमी बढ़ गई है। हाथरस की सड़कें पुलिस, मीडिया, नेताओं और जांच एजेंसियों की गाड़ियों से पटी पड़ी हैं। हाथरस कांड पर विपक्षी पार्टियां योगी सरकार को घेरने में जुट गई हैं। योगी सरकार ने जांच जल्दी पूरी कराने के इरादे से 3 सदस्यों की एसआईटी टीम को केस की जांच सौंपी थी, जिसमें गृह सचिव भगवान स्वरूप, डीआईजी चंदन प्रकाश और एसपी पूनम शामिल हैं। जांच का दायरा बढ़ाए जाने के बाद एक बार फिर एसआईटी की टीम पीड़िता के गांव पहुंची। मंगलवार को भी पीड़िता की टीम गांव पहुंची थी और पीड़ित परिवार से बातचीत की थी। साथ ही साथ एसआईटी के सदस्य उस घटनास्थल का दोबारा मुआयना किए थे जहां पर पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था। हाथरस जिले के बुलगड़ी गांव में 14 सितंबर को 19 साल की लड़की से दरिंदगी की गई। बाद में पीड़ित को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया, लेकिन तबीयत में सुधार न होने पर उसे दिल्ली सफदरगंज अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, जहां 29 सितंबर को इलाज के दौरान पीड़ित की मौत हो गई। लेकिन बवाल उस वक्त बढ़ गया
जब पुलिस ने रात में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पहले रेप और फिर पीड़ित का शव जलाने के मामले में पीड़ित परिवार और विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी गठित कर जांच रिपोर्ट तलब की थी। एसआईटी को जांच के लिए 7 दिन दिए गए थे। एसआईटी के प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस के एसपी, सीओ समेत 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया था। एसआईटी ने तेजी से जांच करते हुए 7 दिनों में 5 बार पीड़ित के गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवार से बातचीत के आधार पर एसआईटी अपनी जांच पूरी कर आज सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपने वाली थी, लेकिन सीएम योगी के ही आदेश पर अब इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिसके बाद आज फिर पूछताछ के लिए एसआईटी की टीम पीड़ित के गांव पहुंच गई। फिलहाल हाथरस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जा चुका है, लेकिन मामले से जुड़े कई तरह के एंगल सामने आने के बाद केस की गुत्थी उलझती जा रही है और उसी के साथ जांच का दायरा भी बढ़ता चला जा रहा है। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी हाथरस से इस वक्त मौजूद हैं। अजीत भी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अमित, क्या एसआईटी की टीम जो सुबह पहुंची थी यहां पूछताछ के लिए अभी भी गांव में है? जी बिल्कुल, एसआईटी की टीम जो है सबसे पहले वो पहुंची पीड़िता के घर पे और पीड़िता के परिवार से एक बार फिर एसआईटी की टीम ने बातचीत की है। उसी दौरान उसने मीडिया से भी बातचीत की है, हमसे भी बातचीत की है और उस दौरान एसआईटी की टीम ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में पंचायत हुई और पंचायत के बाद जो है तमाम बातें निकल कर सामने आई हैं, उसके बाद जो एक गाँव का एक गुट जो लगातार सवाल उठा रहा है, तो निश्चित तौर पर जब एसआईटी की टीम इस पूरे मामले में जाँच कर रही है तो उसको कुछ अलग से सुराग मिला होगा। उसी सुराग पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाहिर तौर पे 10 दिन का और अतिरिक्त समय एसआईटी को दिया गया है। जी ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हाथरस केस से जुड़ी हुई, जिसके सामने आने के बाद पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पुलिस को जांच में पीड़ित के भाई और आरोपी के बीच पुरानी जान पहचान के सबूत मिले हैं और जानकारी ये भी कि आरोपी और पीड़ित के भाई के बीच फोन पर लंबी बातचीत भी होती थी। सबसे बड़ी बात ये कि दोनों के बीच फोन पर कई घंटों तक बातचीत होती थी। न्यूज़ 18 के पास दोनों के बीच हुई बातचीत का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। इस सीडीआर यानी कॉल डिटेल की रिपोर्ट में मुख्य आरोपी संदीप और पीड़ित के परिवार के एक नंबर के बीच बातचीत होती थी। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी। पीड़ित के परिवार और भाई के बीच पुरानी पहचान के सबूत। पीड़ित के भाई और आरोपी के बीच 104 फोन कॉल हुए। न्यूज़ 18 के पास सीडीआर की कॉपी। आपकी और पीड़िता का जो भाई है, यानी कि आप दोनों की बातचीत संदीप के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हाथरस केस में न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव खबर है, जिसमें चौंका देने वाले सबूत सामने आए हैं। न्यूज़ 18 को पीड़ित के भाई और मुख्य आरोपी संदीप के बीच पुरानी जान पहचान होने के सबूत मिले हैं। न्यूज़ 18 को पता चला है कि आरोपी और पीड़ित के भाई के बीच कई बार और कई घंटों तक बातचीत होती रही है। न्यूज़ 18 के पास पीड़िता के भाई और आरोपी के बीच हुई बातचीत की सीडीआर यानी कॉल डिटेल है, जिससे यह मालूम चलता है कि अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच दोनों के बीच 104 बार बातचीत हुई है, यानी तकरीबन 5 घंटे की बातचीत हुई है दोनों के बीच। इससे ये साफ जाहिर होता है कि पीड़िता का भाई और आरोपी दोनों के बीच कुछ गहरे राज छिपे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये दोनों क्या छिपा रहे हैं। न्यूज़ 18 को मिली सीडीआर में साफ दिखाई दिया है कि पीड़ित का भाई और आरोपी न सिर्फ संपर्क में थे, बल्कि 6 महीने के अंदर दोनों के बीच 104 बार बातचीत हुई और दोनों के कॉल काफी लंबे होते थे, यानी काफी देर तक दोनों आपस में बातचीत करते रहते थे। आरोपी और पीड़ित के भाई के बीच अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 में कुल 104 फोन कॉल हुए। 21 फरवरी को दोनों के बीच 12 बार बातचीत हुई, जबकि 24 फरवरी को दोनों ने फोन पर 9 बार बातचीत की।
वहीं 26 फरवरी को सबसे ज्यादा यानी कि 16 बार दोनों के बीच बातचीत हुई। तो वहीं 27 फरवरी को भी दोनों ने कई घंटों तक करीब 11 बार फोन पर बातचीत की। कॉल डिटेल तो कह रही है कि मैं आपको नंबर भी दिखा सीडीआर में सामने आई जानकारी की सच्चाई जानने के लिए न्यूज 18 की टीम पीड़ित के घर पहुंची और पीड़ित के भाई से सीधे सवाल पूछे। पीड़ित के भाई ने न्यूज 18 के सामने कबूल किया कि सीडीआर में दिख रहे दोनों लोगों के नंबर में से एक नंबर उसी का है। ये कहा गया है कि आपकी और पीड़िता का जो भाई हैं यानी कि आप दोनों की बातचीत संदीप के साथ लगातार हुई है। ये देखिए, मेरे एक बार कॉल डिटेल निकालो। ये देखिए, ये नंबर क्या पहचानते हैं आप? नहीं, ये दोनों नंबर पहचानने की कोशिश करिए आप। ये नंबर किसका है? 98 ये हमारा नंबर है। ये आपका नंबर है जी। सीडीआर से जांच में आया नया मोड़। आरोपी और पीड़ित के भाई के बीच बातचीत की डिटेल सामने आने के बाद हाथरस की जांच में नया मोड़ आ गया है और अब शक की सुई दूसरे एंगल की भी तलाश कर रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं पीड़ित के भाई और आरोपी की बातचीत, 104 फोन कॉल, 5 घंटे फोन पर बात। क्या है हाथरस केस का सच? सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पीड़ित के भाई और आरोपी संदीप के बीच क्या बातचीत हुई। 104 फोन कॉल और 5 घंटों की बातचीत के पीछे क्या है राज? आखिर क्या है हाथरस केस का सच? एक तरफ पीड़ित परिवार उन्हें परेशान किए जाने और धमकी मिलने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं कुछ लोग इस केस में पीड़ित परिवार की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। पीड़िता को न्याय दिलाने के पीछे 2 तथ्य हैं। दोषी कौन है? दोषी घर में तो नहीं है। दोषी जो अरेस्ट किए हैं उसमें से भी हो सकता है कहीं दाल में काला है। हम नार्को टेस्ट की बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये कहते हैं हमें नार्को टेस्ट नहीं कराना। कोई बात नहीं साहब, तुम्हारा अधिकार है। मुख्यमंत्री कहते हैं सीबीआई जांच, ये कहते नहीं साहब सुप्रीम कोर्ट से। अरे सीबीआई से बड़ी कौन है? अगर आपके मन में कोई काला है, आपके मन में कोई दुविधा है, तो आप मुख्यमंत्री से मांग कर सकते हो। आप रोजाना हमें जान का खतरा, हमें जान का खतरा है। अरे किस बच्चे ने आपसे तू कहा है? अगर हमारा कोई बच्चा आपसे बदतमीजी करता है, उसके बच्चों के हाथ पैर हम तोड़ेंगे। उधर हाथरस केस की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी टीम की जांच भी अब पूरी हो चुकी है, लेकिन इस नए सबूत के सामने आने के बाद पूरा केस क्या नया मोड़ लेता है और जांच किस तरफ जाती है, इस पर लोगों की खासा नजर है। हालांकि अब तक इस केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें आरोपी संदीप का नाम भी शामिल है, जबकि यूपी सरकार इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में हाथरस के डीएसपी और एसपी को सस्पेंड कर चुकी है। वहीं इस केस की जांच को भी सीबीआई को दिया जा चुका है। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।